नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे कोशिका के कुछ अन्य भाग जो बच गए थे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, और भी जो भाग हैं जैसे गोल्गी काय। इसके पहले मैंने आप लोगों को बताया था कोशिका झिल्ली के बारे में, सेल मेम्ब्रेन के बारे में मैंने बता दिया था और सेल वॉल के बारे में बता दिया था। कोशिका झिल्ली के बारे में मैंने बताया था कि ये एक कोशिका है, मान लीजिए हमारे सेल है और सेल के इस किनारे किनारे वाला जो भाग ये देख रहे हैं ना, ये इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली ये भाग है जिसके अंदर में कोशिका के जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो सभी इसके अंदर बंद रहते हैं। आप देख लीजिए ये कोशिका झिल्ली के अंदर है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये बंद रहते हैं और ये सभी इम्पोर्टेंट पार्ट हैं। जैसे मान लीजिए गोल्गी बॉडी है, तारक काय है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सभी इम्पोर्टेंट पार्ट हैं। तो ऐसे ही बारी बारी से सभी पार्ट के बारे में पढ़ना है। मैंने ये भी बात बताया था उसमें कि कोशिका भित्ति जो है, कोशिका भित्ति वो पादप कोशिकाओं में होती है, क्योंकि पादप कोशिका में प्लांट जो सेल होता है उसका कोशिका बहुत बड़ा होता है, जिसको आकार देने के लिए एक सेल वॉल की जरूरत पड़ती है। तो पादप कोशिकाओं में सेल वॉल पाया जाता है, लेकिन जंतु कोशिकाओं में सेल वॉल नहीं पाया जाता है। कोशिका भित्ति जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है, तो इसे ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो इन सब चीज़ों को आप समझ गए होंगे। और ये जो आप लाइन देख रहे हैं ना, ये किनारे किनारे ये लाइन है कोशिका भित्ति, ये सेल वॉल है। और ये वाली लाइन क्या है, तो ये वाली है कोशिका झिल्ली। अब कोशिका झिल्ली के अंदर में आप देख लीजिए बहुत सारे पार्ट हैं। चलिए बारी बारी से सबके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। मान लेते हैं कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले समझते हैं। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का एक महत्वपूर्ण अंग है, उसके बारे में पढ़ना जरूरी है क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज कॉलिकर ने किया है। कौन किया है भाई? कॉलिकर ने किया है। तो ये ध्यान रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया है? कॉलिकर ने किया है। और अल्टमैन एक व्यक्ति है, वैज्ञानिक है अल्टमैन, उन्होंने इसका नाम क्या दिया है? बायोप्लास्ट। क्या नाम दिया है भाई? बायोप्लास्ट। तो इसको ध्यान रखिएगा कि खोज कॉलिकर ने किया है और नाम किसने दिया है? बायोप्लास्ट। तो अल्टमैन ने दिया है। उसके बाद जो सी बेंडा है, एक और वैज्ञानिक है, सी बेंडा उनका नाम है, इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम माइटोकॉन्ड्रिया दिया है। तो इन तीनों पॉइंट को जरूर याद रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया? कॉलिकर ने किया। बायोप्लास्ट इसका नाम किसने दिया? तो अल्टमैन ने दिया है। और सी बेंडा ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया दिया है। ध्यान रखेंगे। अब देखिए, अब होता क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आप जानते होंगे कि जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है, मतलब शरीर के अन्य भागों में पहुंचाता है ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन जैसे ही यहाँ पहुंचती है, कोशिका के पास पहुंचाता है, तो इसमें जो श्वसन का क्रिया होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन की क्रिया जैसी होती है तो वहाँ पर एक साइकिल चलता है, वहाँ पर एक चक्र चलता है जिसको बोलते हैं क्रेब्स चक्र। तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ होती है। क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ होती है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में ही होती है, याद रखिएगा। और एक क्रेब्स चक्र में 38 एटीपी का निर्माण होता है। 38 एटीपी क्या होता है मैं आगे बताऊंगा। अभी आप देख लीजिए कि क्रेब्स चक्र, वहाँ पे साइकिल चलता है क्रेब्स चक्र, और क्रेब्स चक्र से 38 एटीपी बनता है। और मतलब एक 38 एटीपी से एक ग्लूकोज का निर्माण होता है। ग्लूकोज कहने का मतलब कि अब यहाँ से ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो कहने का मतलब ये है कि श्वसन की क्रिया जो होती है श्वसन कोशिका में, वो कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में एक साइकिल चलता है जिसको बोलते हैं क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र के सहारे 38 एटीपी का निर्माण होता है और 38 एटीपी से एक ग्लूकोज का निर्माण होता है, तो वहाँ से ऊर्जा पैदा होती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, इसे कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। तो इसे ध्यान रखिएगा, पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल, इसे पावर हाउस ऑफ सेल कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। और एक दो बात याद रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार में, माइटोकॉन्ड्रिया का जो आंतरिक दीवार होता है उसको क्रिस्टी कहा जाता है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, इसे ध्यान रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को क्या कहा जाता है भाई? इसे क्रिस्टी कहा जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना है। क्योंकि देखिए, जहाँ जहाँ कोशिका होगी, पूरी शरीर हमारी कोशिकाओं से बनी हुई है। क्योंकि मैंने बताया था कि सबसे छोटी यूनिट कौन सी है? कोशिका है, सेल है। सेल, बहुत सारे सेल मिलकर के क्या बनाते हैं?
टिश्यू का निर्माण करते हैं, ऊतक बनाते हैं, और बहुत सारे ऊतक मिलकर के एक ऑर्गन का निर्माण करते हैं, अंग बनाते हैं, शरीर का अंग, और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर के बॉडी का निर्माण करते हैं, एक शरीर बनता है। तो वैसे ही आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ मतलब हमारे पूरे शरीर में अगर कोशिका है तो उन हर कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया है, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है। इसका मतलब कि शरीर के हर भाग में ऊर्जा का निर्माण होता है। बिल्कुल, शरीर के हर भाग में ऊर्जा का निर्माण होता है। आप कहीं भी, आपके चेहरे पे भी ऊर्जा का निर्माण, हाथ में, हर जगह ऊर्जा का निर्माण होता है। जहाँ भी सेल है, कोशिका है, उस वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया है, और माइटोकॉन्ड्रिया से ऊर्जा का निर्माण, इसीलिए इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। अब इसके बाद देखेंगे कि क्रिस्टी समझ गए होंगे आप लोग कि क्रिस्टी क्या होता है। क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को कहा जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर चौथा जो पॉइंट बताने वाला हूँ, ये गोल्जी बॉडी के बारे में। गोल्जी काय बोलते हैं, गोल्जी काय कहिए चाहे गोल्जी बॉडी कहिए। देखिए, गोल्जी नाम का वैज्ञानिक ने इसका खोज किया था, इसे ध्यान रखेंगे। और ये इसका काम क्या है, देखिए, ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। मतलब कहने का ये है कि देखिए, जैसे हमारा कभी कभी होता है कि शरीर का कोई सारा भाग एक ही साथ काम नहीं करता है। जैसे होता है ना कि हम ऐसे हाथ घुमा रहे हैं तेज़ी से, तो ज़्यादातर ऊर्जा हमारे हाथ को ही ज़रूरत पड़ती है। या मैं बोल रहा हूँ तो ज़्यादातर मुझे एनर्जी जीभ को चाहिए ऐसे। या अगर मान लीजिए मैं क्रिकेट खेलता हूँ या दौड़ रहा हूँ तो मुझे पैरों को ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे ऐसे तो पूरे शरीर में एनर्जी बन रही है, लेकिन ज़्यादा एनर्जी, जैसे मान लो ऐसा हाथ घुमा रहा हूँ मैं, तो हाथ को ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो ज़्यादा एनर्जी कौन पहुँचाएगा वहाँ पे? तो वहाँ पे एनर्जी पहुँचाने का काम करता है कौन? गोल्जी बॉडी। तो ऊर्जा परिवहन के रूप में इसे जाना जाता है। अगर कभी प्रश्न ऐसा पूछ दिया कि शरीर में ऊर्जा परिवहन के रूप में किसे जाना जाता है, तो ये कौन सा होगा? गोल्जी बॉडी के नाम से, मतलब गोल्जी बॉडी जो अंग है कोशिका का, उसे जाना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। मतलब हमारे शरीर में अगर कहीं भी ऊर्जा की विशेष ज़रूरत पड़ती है तो उसे यहीं पहुंचाता है कौन? गोल्जी बॉडी। तो इसको आप समझेंगे। आगे का पॉइंट हम लोग देखते हैं कि आगे का कौन सा पॉइंट है। इसमें देखेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे तारक के बारे में। अब इसमें देखिए, तारक काय, सेंट्रोसोम। तारक काय को क्या बोलते हैं? सेंट्रोसोम। ये भी कोशिका का एक महत्वपूर्ण अंग है। देखिए, मैंने मान लिया है कि ये तारक काय है। तारक काय यानी कि सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का कार्य क्या होता है, मुख्य काम क्या है? देखिए, एक बात समझ लीजिए कि कोशिका का अगर विभाजन होता है, कोशिका विभाजन का मतलब कि पुनर्जन्म, मतलब कोशिका नए तरीके से पैदा होगी, नई कोशिकाओं का जन्म होगा। तो कोशिका विभाजन का मतलब होता है कि नई कोशिकाओं का जन्म होना। एक कोशिका से दो कोशिका का हो जाना। उसी तरीके से हर कोशिकाएं डिवाइड होती है। अब देखिए, तारक काय जहाँ रहेगा वहीं पर कोशिका विभाजन होगा। तारक काय जहाँ नहीं रहेगा, पूरे शरीर में अगर किसी कोशिका में तारक काय यानी कि सेंट्रोसोम नहीं है, तो वहाँ पर कोई कोशिका विभाजन नहीं होगी, सेल डिवीजन होगा ही नहीं। आप देखेंगे जैसे मस्तिष्क है, मस्तिष्क में कोशिकाएं जो होती है वो उनका मतलब डिवीजन नहीं होता है, विभाजन नहीं होता है। इसका मतलब कि वहाँ पर उसके सेल में तारक काय नहीं होता है, सेंट्रोसोम नहीं होता है। बाकी कहीं भी हमारी जो कोशिका है उसमें सेंट्रोसोम होता है, तो वहाँ पर कोशिका विभाजन जरूर होगा। और कोशिका विभाजन जब होगा तभी आपका जो भी कोशिकाएं टूटी फूटी रहेंगी उसको मरम्मत करने का कार्य करता है, यानी कि उसके जगह को भरने का काम करता है। तो इसी तरीके से तारक काय, इसका खोज कौन किया था, इसको देख लीजिए। इसका खोज किया था कौन सा व्यक्ति? बोबरी नामक व्यक्ति ने इसका खोज किया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। हो सकता है कि पूछ दे कि कौन सा पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है, तो यहीं जंतु कोशिका में सिर्फ पाया जाता है, मतलब ये एनिमल सेल में पाया जाएगा। उसके बाद इसका मुख्य कार्य क्या है भाई? मुख्य कार्य है कोशिका का विभाजन करना। अगर ये नहीं रहेगा तो कोशिका विभाजन होगा ही नहीं। ये सेंट्रोसोम आप देखेंगे कि लीवर में कोशिका का विभाजन तेजी से करवाता है, तो सेंट्रोसोम रहेगा तो कोशिका का विभाजन जरूर होगा वहाँ पर। जैसे उसके बाद आगे अगला पॉइंट देखेंगे कि यहाँ से जब कोशिका विभाजन होती है तो पूछ सकता है कि कौन सी किरणें निकलती है। यहाँ से किरणें निकलती है, कौन सी किरण? एस्ट्रॉल कहा जाता है उसको। तारक किरणें, कौन सी किरणें निकलती है? तारक किरणें निकलती है। तो खोज किया था बोबरी ने, सिर्फ जंतु कोशिका में ये पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य है कोशिका विभाजन करना, और तारक किरणें यहाँ से निकलती है कोशिका विभाजन के समय। तो आप समझ गए होंगे तारक काय का क्या काम है, सेंट्रोसोम का क्या काम है, कि मतलब कोशिका विभाजन को जारी रखना, कोशिका विभाजन को करना। देखिए, कोशिका विभाजन
अगर ज़्यादा हो जाता है तो ये खतरनाक हो जाता है शरीर के लिए। कोशिका विभाजन अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाए, बहुत ज़्यादा, जैसे होता है ना कि शरीर में मेंटेनेंस बैलेंस बना के रखना, कि जितनी कोशिकाएं मरती है उतनी कोशिकाएं जन्म भी लेती है, इस आधार पे। अब ये है कि कोशिकाएं कुछ ही मर रही हैं और सेल का डिवीजन ज़्यादा हो जा रहा है। शरीर में बहुत ज़्यादा सेल का बन जाना कैंसर कहलाता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। इसी को ल्यूकीमिया कहा जाता है। बहुत ज़्यादा कोशिकाओं का बहुत ज़्यादा मात्रा में बन जाना कैंसर कहलाता है। तो इसी तरीके से अगर सेल बहुत ज़्यादा डिवीजन हो रहा है आपके शरीर में, कोशिका का विभाजन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो वो एक कैंसर का कारण बन जाता है। तो इसे समझ गए होंगे आप लोग। आगे देखिए, अब हम लोग देखते हैं 6 नंबर है अंतःप्रदत्त जालिका। इसे इंग्लिश में बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER भी कहा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में इसे ER भी कहा जाता है। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब देखिए इसका खोज कौन किया था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है मैं बताऊंगा अभी। देखिए इसकी खोज किया था KR पोर्टर ने। कौन किया था भाई? KR पोर्टर ने किया था। ये जानते हैं क्या करता है, जैसे होता है ना कि हमारे शरीर में कोशिकाएं हैं, तो कोशिकाओं पर ज़्यादा दबाव ना आए, ज़्यादा दबाव ना आए। जैसे मान लीजिए कि आपको किसी ने एक मुक्का मारा, तो वहाँ की जो कोशिका है वो सिमट न जाए, सिमट करके होता है ना कि ज़्यादा दबाव पड़ जाने के बाद, प्रेशर पड़ जाने के बाद वो फिर वो फूल नहीं सकता है, उठ नहीं सकता है। तो वैसा उसी को रोकने के लिए ये जैसे समझ लीजिए ना कि ये उसका एक सहारा है कि ये कोशिका को उठा करके रखता है इस तरीके से, ताकि कोशिका पर ज़्यादा दबाव ना आए किसी तरीके से। तो ये एक काम करता है, मतलब कि दबाव ज़्यादा ना पड़े कोशिका पर। तो प्रदत्त जालिका के यही मुख्य काम है। अब देखिए एक और काम है इसका एक और कार्य है कि वसा और प्रोटीन के संश्लेषण में सहायता करना। अंतःप्रदत्त जालिका यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक और काम क्या है भाई? वसा और प्रोटीन का संश्लेषण में सहायता करना। बाहरी सतह पर राइबोसोम के कण पाए जाते हैं। देखिए ये मान लीजिए ये जो आप देख रहे हैं, आपको दिख रहा है ये, देखिए ये मान लीजिए राइबोसोम है, ये कण है एक राइबोसोम। मान लीजिए कि इसे जूम करके देखा गया है, तो ये राइबोसोम है। राइबोसोम के जो बाहरी सतह होता है, बाहरी सतह वो रुखड़ा होता है। कैसा होता है? रुखड़ा। तो जो बाहरी सतह होता है वो रुखड़ा होता है, और जो आंतरिक सतह होता है वो कैसा होता है? वो चिकना होता है। तो देखिए रुखड़ा सतह जो होता है ना, उस पर राइबोसोम पाए जाते हैं, राइबोसोम के कण पाए जाते हैं, मतलब छोटे छोटे इस तरीके के राइबोसोम पाए जाते हैं, राइबोसोम। तो राइबोसोम के पाए जाने के चलते ही ये रुखड़ा हो गया है, मतलब इसका ऊपरी जो हिस्सा है अंतःप्रदत्त जालिका का, ER का मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो बाहरी सतह है वो रुखड़ा हो गया है। किसके चलते रुखड़ा हो गया है भाई? तो इस पर राइबोसोम के कण पाए जाते हैं, और राइबोसोम के कण पाए जाने के चलते ये रुखड़ा हो गया है। तो यहाँ से बाहरी सतह से प्रोटीन का निर्माण होता है। क्या निर्माण होता है? प्रोटीन का। अंतःप्रदत्त जालिका नहीं करती है, ये राइबोसोम से निकलता है प्रोटीन। इसीलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। याद रखिएगा, अगर पूछ देगा कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहते हैं, तो लिख लीजिएगा कहीं, प्रोटीन की फैक्ट्री। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है राइबोसोम को कहा जाता है। और इसका आंतरिक हिस्सा जो होता है ना, वो इतना चिकना होता है कि वहाँ से किसका निर्माण होता है? वसा का निर्माण होता है। तो बाहरी हिस्से से होता है प्रोटीन का निर्माण, यानी कि रुखड़े भाग से प्रोटीन का निर्माण होता है, और आंतरिक भाग यानी कि चिकने भाग से वसा का निर्माण होता है। वसा चिकना होता है और प्रोटीन ऐसा नहीं कहेंगे कि रुखड़ा होता है, लेकिन वसा इसके तुलना में ज़्यादा चिकना होता है। तो चिकने भाग से वसा बनेगा और रुखड़े भाग से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। और प्रोटीन कहाँ से बनता है? तो राइबोसोम वाले भाग से बनता है। राइबोसोम रुखड़े वाले भाग पे होता है, यानी कि बाहरी भाग पे। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना है। अगला पॉइंट हम लोग 7 नंबर देखते हैं, 6 नंबर तक आगे देखेंगे हम 7 नंबर। देखिए अब हम देखेंगे केंद्रक के बारे में। न्यूक्लियस क्या होता है, केंद्रक क्या होता है। देखिए मान लीजिए मैं कि केंद्रक केंद्र में होता है, मान लेता हूँ कि केंद्रक यहाँ पे है, ये केंद्रक है। केंद्रक सबको कंट्रोल करने का काम करता है। जितने भी सेल के अंदर आप देख रहे हैं ना, ये कोशिका के अंदर जितने भी पार्ट दिख रहे हैं आपको, कोशिका के अंदर जितने भी भाग दिख रहे हैं आप, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, गोल्जी बॉडी हो, तारकाए हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, राइबोसोम हो, सबको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? तो सबको कंट्रोल करने का काम करता है केंद्रक। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसीलिए केंद्रक को पूरी कोशिका का दिमाग कहा जाता है, पूरी कोशिका का ब्रेन कहा जाता है। तो इसे ध्यान रखना है। अब देखिए केंद्रक के बारे में कुछ बात को जान लेते हैं। ये कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है।
कोशिका का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कौन सा है? केंद्रक है, क्योंकि ये सबको कंट्रोल करने का काम करता है। सबको अगर आदेश देने का काम अगर कोई करता है तो समझिए कि केंद्रक ही है। केंद्रक सेंटर में मान लीजिए है, तो इसके चारों तरफ जो भी पार्ट हैं वो सब इसके इशारे पर काम करते हैं। उसके बाद पूरी कोशिका का नियंत्रक कहा जाता है इसे, पूरे कोशिका का कंट्रोलर है, ये सबको कंट्रोल करके रखता है। इसकी खोज किसने किया था? तो इसकी खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने किया था भाई? रॉबर्ट ब्राउन। इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा कि कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। केंद्रक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ये भी याद रखिएगा, केंद्रक के अध्ययन को कैरियोलॉजी कहा जाता है। केंद्रक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कैरियोलॉजी कहा जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, केंद्रक के अध्ययन को कैरियोलॉजी कहा जाता है। नोट में एक बात यहाँ पे लिखा गया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना है कि आरबीसी की कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है। जो आरबीसी है ना हमारा आरबीसी के कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है। मतलब कहने का ये है कि कुछ ऐसे जीवों को, जंतुओं को छोड़ दिया जाए वो अपवाद में आ जाते हैं, लेकिन जनरली आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। उसके बाद इसे कोशिका का दिमाग भी कहा जाता है, मतलब ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है। तो इसे ध्यान रखिएगा। और ये सबको क्या करता है कि कंट्रोल करता है। तो बस केंद्रक का ही काम है कि सब इसके इशारे पर काम करते हैं। जितने भी पार्ट हैं कोशिका के वो सब इसके कहने पे काम करते हैं। तो ये कंट्रोल करके रखता है सबको। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं लाइसोसोम के बारे में। किसके बारे में देखते हैं? लाइसोसोम। लाइसोसोम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, पहली बात तो लाइसोसोम का खोज पूछा जाता है कि लाइसोसोम का खोज किसने किया था? तो याद रखिएगा डी डुबे ने, यानी सीडी दुबे नाम था इनका, सीडी डुबे। तो सीडी डुबे याद रख सकते हैं या डी डुबे भी याद रख सकते हैं या डुबे भी। तो लाइसोसोम का खोज किसने किया था? डी डुबे ने किया था। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। दूसरा बात कि इसमें 24 प्रकार का एंजाइम पाया जाता है। अब इसको अच्छे से समझिए। देखिए लाइसोसोम का काम क्या है, कोशिका के अंदर लाइसोसोम क्या करता है। मैं मान लेता हूँ कि ये लाइसोसोम है। लाइसोसोम का काम क्या होता है? जैसे कोशिका में कोई अंग, ये इन सभी अंग में थे, कोशिकाएं भी तो मरती है, कोशिकाएं भी मर जाती है, या कोशिका के अंदर जो पार्ट हैं वो भी कुछ मर जाते हैं उसमें से। तो इन सब को ख़त्म करने का, जलाने का काम कौन करता है? तो यही करता है, लाइसोसोम करता है। लाइसोसोम का यही काम है कि अगर कोई कोशिका मर गई या कोशिका का कोई अंग मर गया तो उसको वहाँ से हटाने का या उसे ख़त्म करने का काम कौन करता है? नहीं तो इसमें अंग कोई सड़ गया तो पूरी कोशिका को बर्बाद कर देगा। इसीलिए इसका लाइसोसोम का काम क्या होता है कि ये अपना एंजाइम छोड़ देता है, और एंजाइम छोड़ता है तो वो जो पार्ट होते हैं, जो विनाश हो गया है, जो पार्ट नष्ट हो गया है, वो अपने आप समाप्त हो जाता है। देखिए इसमें 24 प्रकार का एंजाइम पाया जाता है, जिसे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइड्रोलाइटिक। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा कि 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं जो कि बड़ा ही खतरनाक होते हैं। इसमें लाइसोसोम में पाए जाते हैं 24 प्रकार के एंजाइम, बहुत ही खतरनाक होते हैं। उसे क्या कहा जाता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहा जाता है। और ये कोई भी अगर अंग नष्ट हो गया या किसी को नष्ट करना हो, जैसे मान लीजिए कि केंद्रक हो गया या ईयर हो गया, तारकाय हो गया, गाल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, अगर किसी को नष्ट करना चाहता है तो वो अपना एंजाइम छोड़ देता है, जिससे वो बाकी के जो पार्ट होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कि कोशिका भी नष्ट हो जाती है। यही कभी कभी होता है क्या कि जो इस लाइसोसोम में जो 24 प्रकार के एंजाइम है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, वो अपने आप विस्फोट कर जाते हैं। मतलब ये लाइसोसोम अपने आप फट जाता है। अपने आप फट जाता है तो बाकी कोशिकाओं को बर्बाद करके रख देता है। मतलब सारी कोशिका नहीं, सारी कोशिका में लाइसोसोम होते हैं, लेकिन ये फटते नहीं हैं। मतलब अगर कभी फट गया लाइसोसोम तो ये सभी अंग को बर्बाद करके रख देगा। ये सभी जो कोशिका है ना, ये एक कोशिका मैं बात कर रहा हूँ, ये एक कोशिका है, इस पूरे कोशिका को बर्बाद कर देगा। इसीलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा कि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। थैली कहा जाता है, यानी कि सुसाइड बैग के नाम से जाना जाता है। तो लाइसोसोम को आत्महत्या का थैली कहा जाता है, यानी सुसाइड बैग के नाम से जाना जाता है। तो मेन काम इसका यही है। आप समझ गए होंगे कि जो भी कोशिकाएं मरती है या कोशिका के अंग में जो भी नष्ट हो जाते हैं उनको वहाँ से ख़त्म करने का काम कौन करता है? तो ये लाइसोसोम करता है। लाइसोसोम खुद भी फट जाता है तो वो सारे अंग समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि इसमें बड़ा खतरनाक एंजाइम भरा होता है और वो एंजाइम सबको नष्ट कर देता है। इसीलिए इसको सुसाइड बैग कहा जाता है या आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो हम लोगों ने कौन सा पार्ट देखा? 10वां पार्ट देखा है। 10वां नहीं था, 9वां 8वां पार्ट था।
8वां पार्ट हम लोगों ने देखा, 9वां पार्ट हम लोग देख रहे हैं, फिर उसके बाद 10वां देखेंगे। आगे देखते हैं, चलिए देख लेते हैं इन पार्ट को। 2 पार्ट बच गए हैं, इनको देख लीजिए। देखिए जीव द्रव्य के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। जीव द्रव्य को प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। जीव द्रव्य में 80% जल ही भरा होता है। आप देख लीजिए हमारे पूरे शरीर में लगभग 65% तक वाटर होता है, जल होता है। तो इसमें देख लीजिए कि इसका 80% भाग जल होता है। क्या होता है? जल। जीव द्रव्य का 80% भाग क्या होता है? जल ही होता है। तो देखिए जीव द्रव्य होता क्या है, जैसे ये जो वाटर ये सब दिखाया गया है ना, ये सब लिक्विड टाइप का आपको दिख रहा होगा इस बीच में, तो ये सब जीव द्रव्य है। ये एक लिक्विड है। ये इसलिए भर दिया जाता है कि देखिए इसमें लाइसोसोम भी है, बहुत सारे इसमें जो पार्ट है कोशिका के वो सब है, तो एक दूसरे से टकराएंगे नहीं। मतलब कहने का है कि कोशिका है तो कोशिका में एक दूसरे से टकरा भी सकते हैं ये, तो ये लिक्विड भर दिया जाता है। इसमें लिक्विड भर दिया जाता है, मतलब एक लिक्विड टाइप का जीव द्रव्य भरा हुआ है इसमें, ताकि ये एक जगह हिल डुल सकते हैं, लेकिन ये टकरा नहीं सकते एक दूसरे से। तो एक दूसरे से कभी टकराएंगे नहीं ना। तो मान लीजिए कि अगर ये लाइसोसोम किसी से टकरा गया तो इसका हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पूरा निकल जाएगा बाहर, और निकल करके पूरी कोशिका में फैल जाएगा, तो पूरी कोशिका समाप्त हो जाएगी। तो ऐसे जीवन ही समाप्त हो जाएगा पूरा। तो इसीलिए आप देखेंगे कि इस पूरे लिक्विड को, ये जो पूरा लिक्विड है, इस पूरे लिक्विड को जीवन का भौतिक इकाई कहा जाता है। इसे ध्यान रखिएगा। अगर ये लिक्विड नहीं रहेगा तो पूरा जीवन ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ये आपस में टकरा जाएंगे और आपस में ये जितने भी अंग आप देख रहे हैं, पार्ट जो कोशिका के हैं, सेल के पार्ट, ये आपस में टकरा जाएंगे। आपस में जाएंगे तो सबसे खतरनाक कौन है? लाइसोसोम है। लाइसोसोम किसी से टकरा गया तो इसका अपने आप फट जाएगा तो कोशिका ही समाप्त हो जाएगी, और कोशिका समाप्त तो जीव समाप्त। तो मतलब कहने का ये है कि इसे जीवन का भौतिक इकाई कहा जाता है। इसे ध्यान रखिएगा। जीव द्रव्य का पूरा हिस्सा जो होता है उसमें 80% तक जल ही होता है, 80% वाटर ही होता है। अगर इसमें से देखा जाए कि इसमें से अगर 1% जल की कमी हो जाए, 1% अगर जल की कमी हो जाए, इस पूरे भरे हुए में से अगर 1% वाटर की कमी महसूस होने लगे तो प्यास लग जाती है, आदमी को प्यास लगती है। जीव द्रव्य में अगर 1% जल की कमी हो जाए तो आदमी को प्यास लगने लगती है। लेकिन अगर यहीं 10% कमी हो जाए तो अगर जल की कमी हो जाए तो मृत्यु हो जाती है, आदमी मर जाता है। तो इसे ध्यान रखिएगा। जीव द्रव्य मेन पार्ट है। मतलब कहने का ये है कि इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? इसे जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। 1% अगर जल की कमी होती है तो आपको प्यास लग जाती है, लेकिन 10% अगर जल की कमी हो जाएगी तो आदमी मर जाता है। अब देखिए, अब ये कोशिका में भी पाया जाता है और केंद्रक में भी पाया जाता है। मतलब पूरी कोशिका में तो है ही, लेकिन खास करके केंद्रक में भी है, न्यूक्लियस में भी है, केंद्रक में भी। क्योंकि केंद्रक का मेन रोल होता है कोशिका के निर्माण में, केंद्रक का ही तो महत्वपूर्ण रोल होता है। हम कोशिका सिद्धांत को भी पढ़ेंगे आगे हम लोग, क्योंकि कोशिका बहुत बड़ी चैप्टर है, आगे भी चलेगा। तो कोशिका के बारे में पढ़ेंगे कि कोशिका सिद्धांत में क्या क्या बात बताई गई है। देखेंगे इसमें कि इसमें अगर कोशिका द्रव्य, अगर ये जो जीव द्रव्य है ये कोशिका में अगर पाई जाती है तो इसे कोशिका द्रव्य कहा जाता है, जिसे साइटोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है। मतलब कि जीव द्रव्य का जो लिक्विड है अगर वो कोशिका में पाया जाएगा तो कोशिका द्रव कहलाएगा, तो इसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है। लेकिन अगर एक केंद्रक के अंदर पाया गया तो केंद्रक के अंदर पाया जाता है तो न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। तो ऐसे ही ध्यान रखिएगा कि कोशिका द्रव्य क्या होता है और केंद्रक द्रव्य क्या होता है। कोशिका में पाएगा तो कोशिका द्रव्य और केंद्रक में पाएगा तो केंद्रक द्रव्य। तो मुझे आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो और भी इसके पार्ट बचे हुए हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।